नमस्कार। आज हम सबके बीच वरिष्ठ रचनाकार राजकुमार राकेश जी हैं। राजकुमार राकेश जी ने अब तक 18 से अधिक किताबें उनके नाम पर हैं, जिसमें से कई महत्वपूर्ण उपन्यास है। राजकुमार राकेश जी का जन्म 8 नवंबर 1951 को मुंडी, हिमाचल शिमयानु गांव में हुआ था, जिसकी कथा या एक बचपन से लेकर उनके एक कथाकार बनने तक की कथा, उनकी नई किताब जो आधार प्रकाशन से 2023 में 24 में आने वाली है, पुस्तक मेले में, प्रतिज्ञान की धरती, उसमें हम उनकी आत्मकथा पढ़ने वाले हैं। 18 किताबें जिनका मैंने जिक्र किया, उनमें उपन्यास अश्वत्थामा, नाम का हाथी, कंदील, धर्मचेत, ये काफी चर्चित रहे हैं। कई कहानी संग्रह भी हैं और गद्य पे, चिंतन पे भी इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें से एक का नाम मैं लूंगी, विलक्षण यात्री, गैब्रियल गार्सिया मार्केज से एक रचनात्मक गुटभेड़ और स्मृति और यथार्थ। इसके अलावा इन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद भी किए हैं, जो लाल गुस्से के अंगूर, जॉन स्टाइनबेक का काफी चर्चित रहा, मुकदमा फ्रांज काफका का बहुत अच्छे अच्छे अनुवाद, स्तरीय अनुवाद में गिना जाता है। 2024 में जो अभी प्रस्तावित है आधार प्रकाशन से, उनका नया कहानी संग्रह अनुवाद एक किताब, साथ ही एक आत्मकथा, जिसकी बहुत प्रतीक्षा है, जो बहुत प्रतीक्षित है साहित्य, हिंदी साहित्य में, प्रतिज्ञान की धरती। इसी उपन्यास पे और इसके बहाने राजकुमार राकेश जी के रचना कर्म पे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्ति और उनके रचनाकार के बीच जो भी द्वंद्व है, जो भी, इन सब पे बात करने आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पहला सवाल मैं आपकी, आपने जो भूमिका में ये लिखा है, मैं उसे ही पढ़ के इस संवाद का आरंभ करती हूँ। अपने प्रिय लेखक फ्रांज काफ्का, जिसने आपकी हर खामोशी, बेचैनी और अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदारी ने जिसने अपनी हर खामोशी, बेचैनी और अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदारी ने मुझे मानवीय रिश्तों, साहित्य और जीवन के समझ पाने और सच कहने की कुवत दी, एवं अपनी माँ दामोदरी देवी की स्मृति को समर्पित। तो मैं यही शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने कहाँ को समर्पित की है अपनी यह आत्मकथा जो आने वाली है, और माँ को। जी तो इस जी। पर ही कुछ बताएं। बोलूं? जी हाँ। बिल्कुल। धन्यवाद रश्मि जी, आपने अपना व्यस्त समय निकाला। मैं आपके प्रश्न से पहले एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि व्यापक स्तर पर सुनी जाए। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आत्मकथा जो मैंने लिखी है, ये साहित्य, हिंदी साहित्य में लिखी जाने वाली आत्मकथाओं से काफी मायने में अलग है। अलग इन द सेंस कि जितनी आत्मकथाएं मैंने हिंदी में पढ़ी हैं, वो आमतौर पे अपनी कुंठाएं उलीचती हैं संपादकों पर, आलोचकों पर, साथियों पर, उनके अवगुणों पर या गुणों पर, जो भी हम करते हैं। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें लेखन समाज नहीं है। वो एक अलग बना है, उसको मैंने छुआ नहीं है, आमतौर पर नहीं छुआ है। एक आध पॉइंट शायद बीच में कोई आए होंगे, वो संदर्भवश है। वरना ये आत्मकथा मेरे बिल्कुल अपने आत्म की कथा है, बचपन से 50 साल की उम्र तक की। तो अब हुआ ये कि इसकी शुरुआत की मैंने 4 अक्टूबर 1964 से, और 8 नवंबर 2001 को इसको समाप्त कर दिया। वो बहुत सारे कारण है जो किताब खुद कहेगी, लेकिन इसकी भूमिका में जो आपका प्रश्न था कि जो समर्पण किया, ये बहुत स्टार्क इसका जवाब है। अगर आप भूमिका देखें तो इसमें 4 कोटेबल कोट्स हैं। पहला कोटेबल कोट है फ्रेंच काफ्का का, भूमिका का पहला, और किताब का नाम है किताब जो मुझे नहीं लिखनी थी। यानी इस किताब को लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो इसके पीछे एक कविता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहला जो कोटेबल कोट है वो फ्रेंच काफ्का का ही है। वो कहते हैं कि मेरा लेखन मुख्यतः आपके इर्द गिर्द घूमता रहा। अपने पिता को कह रहे हैं, पिता को उन्होंने एक लंबा खत लिखा है, 100 पन्ने का, वो प्रकाशित भी है, पुस्तकाकार प्रकाशित है। मेरा लेखन मुख्यतः आपके इर्द गिर्द घूमता रहा। अंततः मैंने अपने लेखन में वही रोया जो आपके सीने पर रखकर नहीं रो सका था। तो मुझे मुझे लगता है कि
अब मैं काफका जितना बड़ा लेखक तो हो नहीं सकता, ना मैं हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफका की आत्मा थी जो मेरे अंदर घुसी हुई थी, और मुझे भी यही लग रहा है कि मैं भी वही लिखना चाहता था। मैंने वो लिखा जो मैं अपने पिता की छाती पर सिर रख के रो नहीं सका। तो पहला तो कोटेबल कोट्स ही है, कोटेबल कोट है ये पहला। दूसरा भी पढ़ना चाहूंगा, तीसरा और चौथा वो बात की बात है। दूसरा है मुनीर नियाजी का एक शेर है, पंजाबी में बोलूंगा फिर उसका अनुवाद करूंगा। कुछ औंज भी रहा औखियां सन, कुछ औंज भी रहा, कुछ मतलब कुछ से मतलब है इसका, कुछ औंज भी रहा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक सी, कुछ ता शहर दे लोकी जालम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। इसका अनुवाद है मोटे तौर पे, कविता का अनुवाद तो मुझे नहीं आता, गद्य का अनुवाद कहानियों वगैरह का करता हूँ उपन्यास का। इसका मोटे तौर पे अनुवाद है कि कुछ तो रास्ते यूं ही कठिन थे, जीवन के रास्ते बहुत कठिन थे, यूं ही। और गले में गल विच गमां दा तौक, गले में गमों का, गमों की एक जंजीर थी, जंजीर। कुछ शहर के लोग जालिम थे और कुछ हमें भी मरने का शौक था। ये मुनीर नियाजी का शेर था। ये दूसरा कोटेबल कोट है जो इस कथा पर बिल्कुल बहुत इनको मैंने पहले तलाश किया, कथा उसके बाद लिखी। तीसरी एक कविता है, हमारे बहुत युवा मित्र हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, विक्रम मुसाफिर, उपन्यासकार भी है, वो उपन्यास है उनका श्रीवन नाम से, उन्होंने एक कविता लिखी है। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लंबी है, पूरे की पूरी कविता है कोट की। ये भी एक काम रहा होगा। और इसके बाद भूमिका में आप अगर आप जाएंगे आगे, तो आपकी यानी रश्मि भारद्वाज की एक कविता है, उसका काफी व्यापक जिक्र किया है। जो पाठक उसको पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि उसका इसमें क्या रोल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस पूरे संवाद के बीच आप समय निकालकर उस कविता का पाठ जरूर करें, अपनी कविता का, जब भी जैसे भी आपको समय लगे उसका पाठ आप जरूर करें। अब देखिए, मैंने आपसे बात की कि ये कथा शुरू की मैंने 4 अक्टूबर 1964 से, और 8 नवंबर 2001 को इसकी समाप्ति कर दी। उससे पहले की कथा नहीं गई, उसके बाद की कथा नहीं गई। तो 4 अक्टूबर 1964 को जब मैं 12 साल का था, 12.5 साल का, तो मेरी माँ की मृत्यु, उनके ब्रेन में ट्यूमर था। वो इसमें कथा आ जाएगी सारी, ये पढ़ेंगे पाठ। तो वो बेहोश रही 8-10 महीने साल कोमा में, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था एक गांव के स्कूल में, गोपालपुर उस जगह का नाम था। तो उनके उस मृत्यु के साथ वो कथा शुरू हुई। और वास्तव में जब मैं इसको लिखने लगा तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसका बचपन अभिशप्त था। ये कभी शब्द बचपन, आर्थिक तंगियां, मजबूरियां, जो भी रहा वो बहुत कुछ रहा, वो उसमें से निकलता है। डंगर चराता है, पशु चराता है जंगल में, और पढ़ाई सबसे बड़ा गौण महत्व की चीज रह जाती है उसके लिए। तो उस व्यक्ति को आज जो आपको दिख रहा है छोटा मोटा जो भी मैं लेखक हूँ, वो वहां से शुरू करता है, उस 4 अक्टूबर 1964 से। और 8 नवंबर 2001 को मेरा 8 नवंबर को जन्मदिन होता है, तो 2001 में, तब फेसबुक नहीं था। तो ये शुक्रिया वगैरह जो धन्यवाद ये जो करते हैं मुबारकें, ये नहीं थी, बहुत कम था। तो वहां आके उस दिन मैंने वो उसको समाप्त कर दी। तो ये 37 वर्षों की कथा है और मेरी आत्म की कथा है। इसमें ना तो मैंने किसी को महान बनाया, ना किसी को गिराया। जो गिरा हुआ था उसको वो अपने आप गिरा, और बिल्कुल ईमानदारी से अपने प्रति भी उतना ही ईमानदार रहा जितना मैं रह सकता था। तो ये प्रतिज्ञान था मेरा। और उस प्रतिज्ञान की धरती जो आज भी मेरे दिमाग में कौन थी, मैं सोता हूँ तो रात को मुझे वो दिखते हैं, वो जंगल, पहाड़, वो नदियां, सड़कें, जो भी था वहां पे उस वक्त, तब से अब तक लगातार। जी। जी, मेरा यही सवाल अगला था कि ये शीर्षक प्रतिज्ञान की धरती जिसका आपने उत्तर दे दिया, लेकिन एक बात आपने जो यहाँ कही
कि इसका मेरे लेखकीय जीवन से कोई वास्ता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम नहीं भी लिख रहे होते हैं तो पूरा जीवन हमारी एक तैयारी ही होती है, या समय हमें तैयार कर रहा होता है, हालात हमें तैयार कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो पूरा इसमें आपके लेखक बनने के सूत्र भी तो यहाँ वहां छिटके मिलेंगे ही पाठकों को, हाँ जब हाँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। आत्मकथा से मैंने जो आपका ऊंचाई। प्रश्न है वो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे जी। मेरे लेखकीय जीवन से इसका संबंध नहीं है। जी। बिल्कुल संबंध है। ये पूरा लेखकीय जीवन ही है, लेकिन बिल्कुल। मैंने ये कहा सिर्फ कि इसमें जो हमारे समकालीन लेखक हैं मेरे, उनके या बारे में। समकालीन संपादक हैं, मैं उनके बारे में मैंने कोई बात नहीं की है। ये ऐसा संघर्ष था उस वक्त, मुझे थोड़े मालूम था कि मैं लेखक बन जाऊंगा। लेकिन जो मेरे कथा सूत्र हैं सारे, इवन जी। गद्य के सूत्र हैं, आपने विलक्षण यात्री की बात की, हम्म। अगर आप विलक्षण यात्री में जाएंगे तो उसमें भी ये सूत्र आपको मिलेंगे चिमयाणु के। बिल्कुल। ये महास्वप्न का अवसान में भी ये सूत्र, यानी इन सूत्रों से मैं कभी मुक्त नहीं हुआ, उपन्यासों में मिलेंगे। तो ये जो सारा जीवन था, ये उसने इस लेखकीय आधार भूमि को तैयार किया। यही प्रतिज्ञान की भूमि थी। उनसे मैं सायास बचा, किसी की साहित्यिक लोगों की बात करने से मैं सायास बचा, क्योंकि आरोप ये होते हैं आत्मकथाओं पर कि वो बाकी लोगों का कद घटाते हैं और अपना कद ऊंचा दिखाने, मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो काम मैंने नहीं किया और सायास उसे बचा। लेकिन चूंकि आपने इसे 50 वर्षों तक ही रोक दिया है और उसके बाद आपका काफी समृद्ध रचनात्मक संसार आया है, सामने आया है, तो हम जी क्या जी। उम्मीद करें कि कोई दूसरा भाग भी आएगा जिसमें साहित्य संसार से जुड़ी हुई आपकी जो अनुभव रहे हैं, या जो भी आपने महसूस किया, या जो भी आपके मोह भंग रहे हों, क्या वो भी कभी आएगा सामने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये, और ये स्वाभाविक सवाल है। बल्कि 50 साल के बाद क्या, जो 12 साल से पहले का जीवन है, मेरे पास इतनी स्मृतियों का इतना प्रखर खजाना है कि मुझे एक एक संवाद याद है कि किस व्यक्ति ने कब, किस समय, किस दिन क्या कहा था, वो आज भी याद है। और 2.5-3 साल की वय के आगे 12 साल तक की जो स्मृतियां हैं वो भी वैसी आबाद है। उनको अलग से लिखना पड़ेगा अगर लिखना चाहूँ। और निश्चित रूप से 2001 के बाद की जो स्मृतियां हैं वो बहुत बहुत जटिल और कठिन है। उनको लिख पाना बहुत पीड़ाजनक भी होगा। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ बचपन का, यानी इस कथा से के पहले शुरुआती दौर का। गांव में जब प्रसव होता था, महिलाओं बच्चे होते थे, तो अस्पताल तो वहां थे नहीं, कुछ नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहां दाइयां होती, प्रोफेशनल किस्म की हो जाती थी वो दाइयां ना, तो उनको बार वहां बुलाया था। तो मुझे जनवाया एक नरमू दाई, नरमू ने। और वो मेरी नानी ने मेरे माँ के साथ भेज दी, क्योंकि बच्चे 6 भाई बहन हुए हैं पैदा अपनी माँ से, और 27-28 साल की उसकी उम्र थी। और उसी में उसको कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर में वो मर गई। हर 2 साल बाद एक बच्चा होता था। तो नरमू तकरीबन हमारे घर में ज्यादा रहती थी, और अपने घर वहाँ मेरे उनके नानकों के घर में कम जाती थी। जब भी बच्चा होता था तो सारा काम वही करती थी। तो अब मुझे वहाँ औरतें बचपन में 3 साल, 2.5 साल की, 4 साल की उम्र में छेड़ा करती थी गाँव में कि इसने नरमू का दूध पिया हुआ है। चलो, नेगेटिव अर्थ में, वो दलित महिला थी ना। तो उस जमाने की जो मानसिकता थी, आज तो दलित बोलते हैं, उस वक्त तो दलित नहीं बोलते थे, तब तो जाति से बोलते थे, इसने नरमू का दूध पिया हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं 6 साल का था, मेरा जो तीसरा नंबर 3 का जो भाई है, बीच में बहन है, तीसरा भाई है, वो पैदा हुआ था। तो नरमू जंगल की तरफ रास्ता जाता था, वहां नदी किनारे वो ना पोतड़े धो रही थी उसके। और मैं, हमारे एक गाय होती थी, दादी ने गाय पाल रखी थी, एक सींग वाली, उसका एक सींग टूट गया था, और उसकी आंख जो थी वो टेढ़ी थी। मीणी वो गाय बोलते थे उसको, मीणा मतलब टेढ़ी आंख वाली, और वो 12 महीने दूध देती थी। उसको चराने ले जाता था मैं जंगल में, उस नदी के ऊपर पहाड़ पर। तो वहां सारे बच्चे जाते थे स्कूल के, जुलाई अगस्त के महीने में। तो मैं भी ले जाता था, 6 साल का बच्चा। और उस वक्त ये लगता था कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत छोटा हूँ। तो बीच में ना रास्ते में वो रिंगल, जानते हैं, काली बूंदियां होती हैं बहुत खतरनाक जहरीली। एक तो पीली बूंदी होती है वो कम जहरीली होती है, जो काली बूंदी है वो बहुत जहरीली होती है। उनकी हंडी थी एक।
उस हंडी में एक लड़के ने डंडा घुसेड़ा और वो उसने वो बोरे और मेरे ऊपर हमला किया। तो वो काटने लगे तो मैं चीखा चिल्लाया, दौड़ा, आगे की तरफ नहीं दौड़ा, पीछे की तरफ दौड़ा और आ गया पौड़ी के पास, नदी के पास। वहां नरमू बैठी तो मैं अब उससे सहानुभूति पाने के लिए मैंने उसको बोला कि खा लिया खा लिया। उन्होंने रिंगड़ों ने खा लिया। तो उसने बड़े स्वाभाविक जैसे ढंग से कहा कि ऐसा ही होता है, जब तुम डंडा घुसेड़ोगे उनकी हंडी में तो ऐसा ही करेंगे वो। तो मैं नहीं स्पष्ट कर पाया कि भाई मैंने नहीं घुसेड़ा, वो हमला मेरे ऊपर गलत हुआ है। उसने तो स्वाभाविक कहा होगा, लेकिन मैंने पत्थर उठाया और उसके सिर पे मारा और उसका सिर फोड़ दिया और खुद घर भाग गया। वो बाद में जब आई तो घर में मेरा तो तेल तूल लगा रहे थे जो भी लगाना था उन्होंने, लेकिन जब वो आई बेचारी तो उसके यहाँ से खून की एक धार टपक रही थी जो जम गई थी। तो इस तरह की बहुत सारी स्मृतियां हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बुरा नहीं बोला बेचारी ने, लेकिन मुझे इस तरह की बहुत स्मृतियां याद हैं। यानी चाहे तो इनको लिखा जा सकता है बचपन की स्मृतियों को, लेकिन पता नहीं कितनी ऊर्जा बची है, मैं कह नहीं सकता। और 2001 के बाद की ज्यादा बहुत ही दुर्धर्ष और कठिन स्मृतियां हैं, उनको लिख पाना देखूंगा। एक पंक्ति इसमें मुझे मिली पढ़ते हुए, आज सुबह से मैं पढ़ रही थी, पूरा तो अभी तक नहीं पढ़ पाई हूँ। जी। असल में आपने किसी को उत्तर दिया है इस आपका, आपने अपने किसी मित्र को ये कहा कि असल में यह डेंट उपन्यास की भाषा में उतना नहीं है जितना मेरी जिंदगी में है। और ये आप सिर्फ 50 साल के जीवन की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो आप कह रहे हैं कि मेरी और भी बीहड़ स्मृतियां हैं जिनको लिखना भी मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत तो भीड़ और बहुत ये जो पीड़ाजनक। एक हाँ, ये पंक्ति मैंने कहा कि ये सारी जीवन की भाषा है। यानी जो जी, घटा, इसमें कल्पना कुछ नहीं है, स्मृति और अ, यथार्थ दो चीजें हैं। अभी मैं तो आपसे बात उनको करते हुए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बोल दूं कि आपके जो भी सवाल हो कृपया जरूर पूछें राजकुमार राकेश जी हाँ, से। बिल्कुल मेरी और उनके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात चलती रहेगी, पर अगर आपके मन में भी उनकी लेखकीय यात्रा या किताब या किसी भी चीज को लेकर कोई जी सवाल है तो कृपया जरूर अभी यहाँ पे रखें इस कार्यक्रम में। सर अपनी जी। बात पूछें। हाँ, मैंने बोल दिया। मैंने इसलिए बोला कि ये उपन्यास की भाषा नहीं है, जीवन की भाषा है। और जैसे जीवन था वैसे ही है, खासकर जो संवाद है उनका अनुवाद किया है सिर्फ, क्योंकि वहाँ की जो बोली है, वो शिवालिक क्षेत्र का है वो इलाका। तो वहाँ की जो बोली है वो काफी कुछ हिंदी और पंजाबी के बीच की है। यानी हमारी पढ़ाई हिंदी में होती थी, लेकिन उस बोली में पंजाबी के बहुत सारे शब्द हैं। तो जैसे जब मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए पंजाब में जालंधर, तो मुझे उनकी टोन समझ नहीं आई शुरू में। बाद में जब उन शब्दों को सुनता था तो तब लगता था ये तो हमारे शब्द हैं, यानी उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। तो वो जो भाषा थी उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है एक किस्म का, देवनागरी में ना, उन संवादों का। बाकी मेरी भाषा थी, वो भी जीवन की भाषा थी। तो चिमियाणु, ये मुझे लगता है आपके लेखक की पूरी निर्मिति में इसका सबसे महत्वपूर्ण उसका स्थान है। तो आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। कई सारे आपने हिटलर बार बार आए हैं इसमें, आप उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाला था जब मैंने पहली बार पढ़ा, फिर तो पूरी किताब में हिटलर है। अपनी बचपन की स्मृतियां, हिटलर की स्मृतियां, कंस कंस शब्द भी आपने इस्तेमाल किया है, ये आप थोड़ा सा। कौन सा शब्द किया है? कंस कंस हिटलर, मतलब ऐसा लगता हाँ, है कि बहुत कुछ, मतलब मिथकीय पात्र या जो ऐतिहासिक पात्र आपने ये नहीं वो नाम मिथकीय नहीं है, पात्र पात्र तो जीवन के ही तो हैं, मिथकीय है, लेकिन मैं उनका जो व्यवहार था। ये बहुत बड़ा शब्द आपने लिया है, तो मतलब उससे जुड़े हुए कुछ भी आप जो जो भी दरअसल साझा करना चाहें। नहीं, बहुत यादें हैं, वैसे तो इस किताब में ही है वो सारी, लेकिन जी, मैं लेकिन बस जितना कुछ आप बता सकें हाँ, दर्शकों नहीं मैं बताता हूँ। दरअसल वहाँ का जो मनोविज्ञान था उसमें जाना पड़ेगा। आज तो हम उन व्यक्तियों की आलोचना कर सकते हैं, अब उनमें से कोई बचा नहीं होगा, मर गए होंगे। अब आज कहना थोड़ा बड़ा मुश्किल भी है, खासकर पर्दे पर कहना। किताब में तो कह दिया। तो उनकी जो मानसिकता थी उसमें जाना पड़ेगा। उनकी मानसिकता जो थी वो अर्थ से पैदा होती थी, रोटी से। आपने देखा होगा कि जिस दिन मेरी माँ को मरना था दोपहर 11 बजे, उस दिन मैं सुबह दादी से लड़ रहा था चूल्हे के पास कि मुझे एक रोटी और दे दे, दो खा ली थी मक्की की रोटी और वो दे नहीं रही थी। और उस दिन उसको जो कुत्ता था बाहर, लालू नाम का, उस दिन मैं उसको रोटी देना भूल गया।
और वो जब माँ मरी तो रोता रहा सारी रात, वो पीछे पीछे पिछवाड़े की तरफ जंगल में रोता रहा था। तो वो जो चीजें थी वो इसीलिए थी कि उनको एक बहुत बड़ा संघर्ष था कि भाई खाना क्या खाएंगे, अगर जमीन में नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो सारी चीजें थी, उन्होंने उनकी जो मानसिकता थी और जो मनोविज्ञान था वो इतना कड़ा बना दिया था कि सहानुभूति, दया और ममता नाम की कोई चीज बची नहीं थी। यानी आपने देखा होगा स्त्री पात्र इसमें जितने आएंगे वो ममतालु पात्र नहीं है, ममता नहीं है किसी में भी, क्रूरता है, बहुत ज्यादा क्रूरता। वो मर्दाना क्रूरता है, वो औरताना स्वभाव नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि भाई, वो इसलिए था कि घृणा भी रही होगी निश्चित रूप से, बहुत सारे लोगों को घृणा भी रही होगी। तो हर कोई जो था वो एक 10 साल के 11 साल के बच्चे को शिक्षा दे के चला जाता था। तू ऊंचे मत बोल, तू यहाँ मत बैठ, तू बीच में मत बोल, तू बहुत छोटा है। और मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। 8वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद जब मां मर चुकी थी तो एक बच्चा, 13 साल का बच्चा घर से चला और 25 मील दूर अपनी बुआ के घर चला गया पैदल। और मुझे बिल्कुल याद है कि मैं कैसे गया, कैसे बैठा, क्या किया, बीच में रुका भी नहीं कहीं। तो गर्मी लग रही थी, मार्च महीना था, मार्च का था, बहुत गर्मी होती है। तो अकेला चल रहा था, कोई चिंता नहीं जंगल के रास्तों से, और बुआ के घर पहुंच गया। तो वहां सहानुभूति मिलती थी उससे, तो बड़ी अच्छी लगती थी वो बुआ ना हमें, कि ये माँ की तरह है। लेकिन वो एक ना अपवाद की तरफ, उस स्नेह के बगैर जो बचपन था वो अभिशप्त बचपन था। तो बहुत सारा इसमें साफ हो जाएगा, जब कोई पढ़ेगा इस किताब को तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत विषाक्त था, माहौल था विषाक्त, विष से भरा हुआ माहौल था। विष से भरे हुए लोग थे, आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को गालियां, मतलब बहुत ही खतरनाक था। अब इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं, वो तो एक और सर, किताब बन जाएगी। मार्केस से आप बहुत प्रभावित रहे हैं, आपकी रचनात्मक मुठभेड़ हुई है उनसे। अभी मैं उनकी भी ऑटोबायोग्राफी आई थी, मैं पढ़ रही थी, लिविंग टू टेल द टेल। हाँ तो हाँ उसमें वो हाँ। लिखते हैं कि जो नॉस्टैल्जिया है ना, वो हमेशा हमारी बैड मेमोरीज को मिटा देता है और हमारी अच्छी को उभार देता है, और कोई भी इसके प्रभाव से बच के नहीं निकल पाता। हालांकि उनके आत्मकथा को पढ़ के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। बहुत सारे उसमें ऐसे रेफरेंसेस हैं जो ऐसे ही हैं जैसा आप बता रहे हैं अपने जीवन से जुड़े हुए, कि मुझे लगता है एक लेखक की निर्मिति में दुख और संघर्ष, या जितना वो तपता है हालात में, उतना अच्छा उसका लेखक निखर के आता है। अभिशाप ही कहूंगी मैं इसको, एक अभिशाप ही है, लेकिन एक लेखक का अभिशाप है, एक अच्छे लेखक का अभिशाप है। तो आपके इस आत्मकथा में कौन सी अच्छी स्मृतियां हैं, ये कौन से सुंदर क्षण हैं जिन्हें आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे जीवन में जो अभिशप्त आपने शब्द यूज किया, उससे अलग कुछ सुंदर सुखद मधुर क्षण रहे हैं इस आत्मकथा में? सबसे सुखद था स्कूल जाना। स्कूल जाना, स्कूल के बच्चों के साथ बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, और अच्छे जो अध्यापक थे उनको अपनी स्मृतियों में संजोना, और जो कामचोर अध्यापक थे उनको हमेशा के लिए हंकाल देना। ये मेरी सबसे अच्छी स्मृति है। सर ये कुछ मैं, हाँ, कुछ मैं और तीन भी स्कूल, सर। हाँ, सर, कुछ प्रेम से जुड़ी हुई स्मृतियां, जैसे आपने कुछ कमला एक लड़की का भी जिक्र किया है कि आपने एक सीधी पारो सादी नाम है लड़की। उसका, वो लड़की का नाम पार, अरे बच्चे थे हम लोग। अब ये एक फिल्म देखी मैंने 2-3 दिन पहले, थ्री 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 ऑफ अस, क्या फिल्म है वो? जी, थ्री ऑफ अस। हाँ, थ्री ऑफ। अब वो दोनों हीरो हीरोइन वहाँ पढ़ते हैं अपना स्कूल में, वो 7वीं 8वीं जी, 9वीं में पढ़ते थे। तो नॉस्टैल्जिया है हम, जी। तो ये वैसी स्मृतियां के बचपन में तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी दोस्त होते हैं। तो वो दरअसल 11वीं क्लास में दो लड़कियां थी। एक का नाम नीरज गुप्ता था, वो प्रिंसिपल की बेटी थी, और दूसरी थी पारो, पारो देवी। वो एक एमएलए था हरि सिंह नाम का, वो दलित जाति से था, उसकी बेटी थी वो, बहुत सुंदर लड़की थी। तो उससे वैसे इन्फेचुएशन जैसी होती है, ऐसे कोई कोई प्रेम प्रसंग नहीं था वो, जी, इन्फेचुएशन थी उस समय तो इन्फेचुएशन ही थी बस। उसके बाद वो 11वीं में फेल हो गई, मैं निकल गया वहां से, उसके बाद खत्म हो गया। बाद में अब तो बेचारी बूढ़ी हो गई है। तो एक बार हमारे घर आई थी वो गाँव में, तो जी, वहां बहुत सारी औरतें और लोग मर्द बैठे हुए थे। अब तो वकील बन गई है वो, दरअसल वकील थी। तो मैंने कहा कि हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी ये, उसी के सामने सबको मैंने बोला, तो सारे हंस पड़े। तो जी। वो भी इन्फेचुएशन, इन्फेचुएशन ही क्या होगा, 14-15 साल के बच्चों का क्या इन्फेचुएशन, वो सारे अच्छे कोई लगते हैं। कोई प्रेम प्रसंग भी आया है या सिर्फ इन्फैचुएशन है?
नहीं नहीं, प्रेम प्रसंग कुछ नहीं था, इन्फेचुएशन ही था स्कूल में बस। सर एक इन्फेचुएशन। सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आता है आत्मकथा पढ़ते हुए, इस पे काफी चर्चा भी होती है, बहस भी होती रही है कि लेखक कितना ईमानदार होता है आत्मकथा लिखते समय। हाँ। आपको क्या लगता है, आप कितने ईमानदार रहे, या कई बार ऐसा आपको लगा कि आप ये नहीं लिख पाएंगे? 50 के बाद का तो आपने नहीं ही लिखा है, लेकिन इसके पहले भी क्या आपको ऐसा कई बार लगा कि मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, उसके बाद भी आपने खुद से संघर्ष करके उसको लिखा? कुछ ऐसे भी क्षण आए थे क्या ये नहीं लिखते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले बोल दिया ना आपको कि ऐसा मैंने सोच लिया था कि मैं ईमानदार। अब देखिए आगे आप जाएं, क्योंकि आपने पूरी कथा नहीं पढ़ी होगी। बीच में जब वक्त? मैं नीचा किन्नौर में था, किन्नौर मैं टीचर था, वहां से मुझे आना था तो सड़कें बंद हो गई। पेपर देने के एग्जाम के लिए आ रहा था शिमला, बहुत दूर है वहां से, काफी 200 किलोमीटर दूर है। तो उस वो लड़की मेरे साथ आई थी, लगातार साथ चली थी, शारदा नाम था उसका। तो 7-8 दिन वो वहीं रही थी शिमला में। उसके बाद वो वापस लौटी थी, बस जब चली तब। वो एक प्रसंग आता है। इसको आप प्रेम प्रसंग मान लो, इसको भी इन्फेचुएशन मान लो। जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ ऐसा सर जो आप नहीं लिखना चाहते थे पर फिर भी आपने यहाँ लिखा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कोई- ये सोच के लिखा। पहले तो मैं कभी सोचता ही नहीं था कि आत्मकथा लिखूंगा। जब मैंने ये मेरा सोच लिया। अगला सवाल भी यही होने वाला है, तो आप बात पूरी करें। अच्छा, आप पूछ लीजिए, सवाल पे जवाब दे दो। प्लीज सर, आप इस बात को पूरी करें। हुआ, मैंने लिखा इसमें भूमिका में, आपने देखा होगा कि जब मेरा वो 17th बर्थडे था, 70वां बर्थडे था, तो उस दिन इन्होंने, देश निर्मोही जी ने पोस्ट डाली थी, जो जन्मदिन की डालते हैं प्रकाशक लोग लेखकों, उस तरह। तो मैंने उसी में लिखा कि मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है कि मैं आत्मकथा लिखूं। पता नहीं क्यों लिखा होगा, हालांकि बड़ा सायासी था वो, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कोई बड़ा गंभीर था उस मामले में। क्योंकि आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल काम था, इन हम्म। स्मृतियों को लेके कथा लिखना अपने पिता पर और अपने परिवार, बड़ा मुश्किल काम था वो। तो और मैंने उसी वो एक, जैसे उबाल था, भावनाओं का उबाल था। और उसी वक्त मैं वहां से लौट के आया था, मुझे कंदील उपन्यास लिखना था, तो मैं गांव चला गया था पिछली स्मृतियों, बचपन की स्मृतियों को याद करने के लिए। 5-6 महीने वहीं रहा था। अब मेरी बड़ी दिक्कत ये है कि गांव में जब मैं होता हूँ आज भी, पहले तो था ही, वहां मैं लिख नहीं सकता। अब मैं एक शब्द नहीं लिख सकता, मैं कागज नहीं, मैं कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता। वहां मैं सिर्फ लोगों से मिलता हूँ और अपनी स्मृतियों को और नई स्मृतियों को संजोता हूँ। तो कंदील को आके मैंने लिखा फिर बाद में, वहां से लौटने के बाद। तो जब वहां से मैं फोटो लाया था इस पुराने घर का, उसमें अब शायद कोई नहीं रहता, वो भाई भी अलग है, वो बाकी अलग हो गए, सारे अलग चले गए, दूर चले गए, एक रहता है वहां पे। तो वो मैं फोटो लाया था, वो मैंने फोटो डाली फेसबुक पर। और ये जो वहां की फोटो थी, इसका भी जिक्र है उसमें, कैसे मेरे हाथ लगी है बहुत सालों बाद, तो वो भी डाल दी। तो आपने इस पे कविता लिखी घर पे, अब आप जी। पढ़ेंगे उसको थोड़ी देर में। जी मैं तो पढ़ूंगी, पर मैं एक दो सवाल अभी और लूंगी आने आने सवाल पहले। ले लीजिए आप। तो इस क्या कोई कविता के बाद सवाल? मैंने तय कर लिया कि लिख डालूंगा। जी। नहीं, ये किताब आपने कोरोना जी 2 साल जो हमने देखे हैं, मानव सभ्यता ने देखे हैं, मुझे नहीं पता इससे पहले मानव सभ्यता ने इतना विकराल समय कब देखा होगा, लेकिन बहुत ही विकट समय हम सब ने देखा। आपने इसी समय आत्मकथा लिखने की ठानी, तो क्या कोई संबंध रहा था इस आपदा का और आपके इस निर्णय का? क्योंकि अ, आत्मकथा लिखना सच में बहुत साहस का काम है, और अपने जीवन के बारे में लिखना, क्योंकि आपने विपुल साहित्य रचा है, उसके बाद हाँ आपने आत्मकथा लिखने की ठानी, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही अ, हाँ, मैं आपने ये। यही कह रहा हूँ कि मैं, दरअसल इसके पीछे आपकी कविता का बहुत बड़ा हाथ है। इसके जी। लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और मेरा साहित्य बहुत समाज बड़ा को ये जानना, सौभाग्य, साहित्य बहुत बड़ा समाज को ये जानना सौभाग्य। चाहिए कि कविता एक व्यक्ति से आत्मकथा लिखवा सकती है। बहुत बड़ा इस सौभाग्य। कविता की बहुत तारीफ की लोगों ने, बहुत सुंदर कविता है, सुंदर कविता है। जी। तो उस कविता का एक बहुत बड़ा आधार था जो आत्मकथा लिखवा गई। तो कोरोना के दौरान, कोरोना के अपने अनुभव हो रहे थे और मैं कमरे में बंद था, मैं बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ ना। तो मुझे डॉक्टर जी। ने कहा था बच के रहना, आपने ज्यादा कहीं आना जाना नहीं है। तो मैं निकला ही नहीं बिल्कुल भी, तकरीबन 2 साल नहीं निकला। उस दौरान कोरोना का जिक्र रचनाओं में आया हुआ जी। है। तो उस कोरोना के बाद, तत्काल बाद, मैंने कहानी लिखी बंकर, कथा देश में वो प्रकाशित हुई थी, उसमें कोरोना का जिक्र है। हम्म। ये जो अश्वत्थामा नाम का हाथी है, इसमें कोरोना का जिक्र है बहुत सारा, और भी कई जगह होगा। लेकिन आत्मकथा में सायास वो आ नहीं सकता था ना, वो तो 2001 से पहले की कथा थी। तो वो अनुभव संजो रहे थे। और आत्मकथा लिखना बड़ा मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए, जब एक बार लिखने लगा।
आप हैरान होंगे मैंने कितना समय लिया होगा इसको लिखने में। फिर बहुत महज जल्दी। 3 महीने। जी। और काफी काफी ये हैवी किताब बनी है, मेरे ख्याल से हाँ साढ़े बहुत चार हैवी। सौ ज्यादा ये पन्नों की किताब बनी चार है। सौ 100 400 उतने ही पन्ने हैं जितने अश्वत्थामा नाम की हाथी के। जी, और ये अश्वत्थामा सिर्फ नाम का। 50 साल तक के जीवन की ही है। हम हाँ बिल्कुल दूसरे भाग की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए अश्वत्थामा नाम का हाथी मैंने 7 साल लिखा है उपन्यास, 7 साल। और इस किताब को मैंने 3 महीने में लिखा है। मतलब पहला ड्राफ्ट 3 महीने में तैयार था। क्योंकि इतना ज्यादा प्रवाह था उनका, लिखा है मैंने भूमिका में तो सारी चीजें मिलेंगी आपको। इतना प्रवाह था कि सुबह उठ के मैं 4 4:30 5 बजे कंप्यूटर लेके बैठ जाता था और लिखता जाता था, और वो रुकती नहीं थी, कथा चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे प्रवाह आ रहा है, क्योंकि उसमें कल्पना तो कुछ करनी नहीं थी ना, सिर्फ स्मृतियों को याद करना था, स्मृतियों को रिकंस्ट्रक्ट करना था। मतलब इस आत्मकथा ने खुद अपने आप को लिखवाया है आपसे एकदम से, बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना जैसे सिर पे सवार होके कि नहीं आना है मुझे। हाँ उस वक्त जब ये सोच लिया कि लिखना है तो फिर लिख डाला। फिर इसको जी। मैंने दिखाया नहीं किसी को भी। 2 3 साल तो वैसे रखा अपने पास, कंप्यूटर में पड़ी थी। फिर उसको मैं पढ़ता था कभी कभी बीच में। जी। फिर जब इसको पिछली साल प्रकाशित करने की सोची तो फिर दोबारा फाइनल किया। इस तरह का जो रचना प्रक्रिया होती है लेखक की हुई। मुझे याद है सर, एक बार आपसे बात करते हुए आपने कहा था कि मैं 2 उपन्यास एक साथ लिख रहा था। ये आत्मकथा से थोड़ी इतर की बात है, लेकिन क्या ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में कुछ पता है? वो कौन से दो हाँ उपन्यास? वो उपन्यास थे, वो उसी वक्त के हैं, 50 साल की उम्र के उपन्यास जी। हैं। एक दो सन 2000 में छपा और एक 2004 में छपा। जी। तो मैं लिख रहा था हवेली से बाहर, एक उपन्यास है। उसको मैंने काफी साल लिखा, हाथ से लिखते थे, कंप्यूटर नहीं था मेरे पास, तो मैं हाथ से लिखता था। तो हाथ से जो प्रक्रिया होती है लिखने की वो बहुत मुश्किल होती है गद्य में। हम्म। बार बार लिखना, बार बार लिखना। मार्क्वेज की जीवनी में आत्मकथा में आता है एक जगह प्रसंग, वो खुद कहते हैं कि एक 12 पन्ने की कहानी लिखने के लिए मैं 500 कागज बर्बाद करता। यानी बिल्कुल। टाइपराइटर थे उस वक्त, टाइपराइटर में बैठते थे। तो भाई एक वाक्य अगर गलत हो गया तो उस पन्ने को फेंक दूंगा और अगला पन्ना ले लूंगा। तो वैसा काम था, वो हवेली से बाहर वो लंबा बन रहा था। और उसी दौरान मैं निर्वासित प्रेतों की जीवनी, इसको भी लिख रहा था। 2004 में उपन्यास आया। तो इन दोनों को मैंने लगातार साथ साथ लिखा। लेकिन हवेली से बाहर पहले छप गया और वो बाद में छपा, वो छोटा था। नहीं, जी। साथ साथ ट्विन उपन्यास है। तो उस वक्त में कहानियां भी बहुत सारी लिखी हैं, बहुत कहानियां लिखी थी उस दौरान। सर अभी क्या लिख रहे हैं, इन दिनों क्या लिख रहे हैं अभी? तो जबकि आपकी 3 किताबें पुस्तक मेले में आने वाली हैं, इसके नहीं, अतिरिक्त। 2 किताब हुआ ये कि पिछली साल 2023 में 4 किताबें आ जी। गई। एक तो अश्वत्थामा नाम का हाथी, जी। प्रतिनिधि कहानियां, ये 2 छप गई। और 2 किताबें और तैयार हो गई, स्मृति और यथार्थ, और बेगुनाही की ताकत। तो हम्म। बेगुनाही की ताकत गद्य है 1995 से लेके 2020 तक का, जो हम्म। पत्रिकाओं में निबंध आलेख छपे वो। जो स्मृति और यथार्थ है वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग किताब रहेगी। आप सब पता नहीं मुझे आपके हाथ लगी कि नहीं लगी, उसको आप अवश्य जी। देखिएगा, हाँ, मुझे अवश्य मैं देखिएगा। इस बार उसको जरूर हाँ देखूंगी। उसमें जो पहला चैप्टर है, हम्म। चैप्टर क्या वो नोवेला वो भी जी। एक बहुत लंबा निबंध है, हम्म। मेरी स्मृति में बिहार। जी। जी। उसका जिक्र भी आपने किया था मुझसे किया। तो कि लोग बोलते बहुत हैं कि कुछ। भाई तू, आप तो बिहार के हो नहीं, बिहारी इतने लेखक हैं जी। वो लिखते नहीं है और आप बिहार पे लिख रहे हो। मैं कहीं हम्म। यही तो देखिए चक्कर है, जो हिमाचल आएगा आदमी जी। वो हिमाचल पे बाहर से बड़ा लिखेगा, जो वहां का है वो नहीं। मैं दरअसल गया था बिहार, हम्म। और वहां वो भी स्मृतियां इकट्ठी हुई 15 एक दिन में, तो हम्म। उनको मैंने लिख डाला। तो वो स्मृति और यथार्थ, और एक स्मृति मतलब स्मृतियों की वो किताब है, सारी डायरियां जो भी है सारा। तो वो किताब छपी। बेगुनाही, 4 किताबें पिछली साल छप, और मोटी मोटी है सारी किताबें। जी। बेगुनाही की ताकत भी इतनी मोटी है जितनी आत्मकथा है। अश्वत्थामा नाम का हाथी भी इतना मोटा है जितनी वो है। प्रतिनिधि कहानी और स्मृति और यथार्थ थोड़ा कम है। तो आगे जब ये किताबें छप गई तो मैं शिमला में था, गर्मियों का मौसम था, और दोबारा त्रासदी आ गई कोरोना के बाद की। आपको याद होगा पिछली वर्ष हम्म। शिमला में क्या हाल हुआ, गिर गए, जी। बहुत। भवन गिर गए, सड़कें बह गई, सब कुछ बह गया। तो हम्म। कहीं निकलने की तो ट्रैफिक बंद हो गया। तो कहीं निकलने की नौबत आनी नहीं थी। सामान मिल जाता था हमारे, मेरे फ्लैट की बगल में ही दुकान है, उस हम्म। वहां से दूध वगैरह और सारा सामान वो दे देता। बल्कि हमारा एक पड़ोसी है, ऊपर रहते हैं वो, उनकी दुकान थी, वो बेचारा वो मर गया वो। तो उसको बोलते थे वो ले आता था, वो ही पहुंचा जाता। तो
उस दौरान मैंने सोचा कि अब क्या करूं, मैं तो खाली हो गया, मैं तो लिख चुका, खाली हो गया हूँ, उपन्यास तो लिख चुका। तो काफी दिनों से मैंने कहानियां नहीं लिखी थी, यानी कैंसर वार्ड की कहानियां, 3 कहानियां हैं वो, लंबी लंबी। एक बंकर, बंकर भी उसी में है, कैंसर, कैंसर वार्ड, उत्तर कैंसर वार्ड और बंकर, इनका एक संग्रह छोटा सा निकाला था। उसके बाद कहानियां नहीं लिखी थी, मैं कहानियां लिखने लगा। तो सच बताऊं मैं आपको कि किसी भी लेखक का आत्मविश्वास किसी भी वक्त डगमगा सकता है। तो मुझे लगा कि यार एक कहानी तो लिख दी, अब क्या करूं इसका। तो बीच में प्रियंवद का फोन आया, मुझे आता रहता है, उनसे बात होती है कभी कभी, बीच में करते रहते। तो उन्होंने कहा कि कुछ लिखा नहीं। मैंने कहा कहानी लिखी है, लेकिन मुझे तो बड़ी बकवास ही लग रही है, पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखी है कुछ अलग किसी तरह की, तो भेज दो मेरे पास। तो बड़े मैंने ना आत्मविश्वासहीनता की स्थिति में प्रियंवद को कहानी भेज दी। और अगले दिन उनका फोन आ गया, सवेरे ही बाहर बैठा हुआ था बेंच पर दुकान के सामने। उनका फोन आया, कहते हैं ये कहानी तो यार गजब है, तो मजा आ गया, मैं तो इसको छाप रहा हूँ आकार में, लेकिन गजब की कहानियां हैं, और इसमें मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि अगले 3 अंकों में आपकी 3 कहानियां और आएंगी। ये लिखा उन्होंने कहानी के बाद में। मैं क्या, अच्छा कोई नहीं, लिख डालो आप, अगर लिख रहे हो तो लिख डालो, करता हूँ। तो मैं कहानियां लिखने लगा, और बहुत सारी कहानियां लिखी उस दौर में, पिछले साल के दौर में। वो संग्रह ही बन गया है, उसको मैं बोल रहे थे, मैंने कहा कि अभी नहीं छापना है इसको, बाद में छापेंगे। 8-10 कहानियां उस सिगार कहानी थी वो आकार में, बल्कि कुणाल सिंह है उसके संपादक ना, वनमाली कथा के, उन्होंने उसका जिक्र किया वनमाली के अपने कॉलम में, वनमाली कथा के कॉलम में उन्होंने जिक्र किया उसका। तो बहरहाल अच्छा लगा, लेखक को तो अच्छा ही लगता है, प्रशंसा मिलती है तो। प्रशंसा भी नहीं थी, उन्होंने कहा कि अच्छी है, मतलब जो भी लिखा उन्होंने। तो उसके बाद में कहानियां लिखना, एक वो कहानियों का दौर आया। तो अब उसके बाद का दौर, जो अब ठंड में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो ठंड में मैं लिखता नहीं, गर्मियों में लिखता हूँ जो भी करता हूँ। तो अब देखता हूँ क्या करना है। तो ये कहानियों की किताब अभी तो नहीं आ रही है, वैसे इन्होंने लिख दिया होगा, मैं अभी इसको डालने के मूड में नहीं हूँ। जी। बाकी अनुवाद की बात ये है कि अनुवाद मैंने वो किए थे, चेखव की 25 कहानियों का अनुवाद किया था काफी साल पहले, हम्म, जी। 1996 में। वो छपी है किताब, 3-4 संस्करण उसके हो गए हैं। 25 कहानियों में तकरीबन, कुछ छोटी थी कुछ लंबी भी थी, 170 पृष्ठ थी उसमें सारे, भूमिका भी लिखी थी उसकी। तो अब इनसे बात हो रही थी मोदी से कल शायद, तो इन्होंने कहा कि एक मैंने सीरीज चलाई है अच्छी कहानियों की, तो काफका की भी निकाल रहा हूँ, तो चेखव की। तो हमारा लगभग तय हुआ, अभी पूरी तरह तय तो नहीं है, लगभग ये तय हुआ कि हम दो एक लंबी कहानियां और अनुवाद करके और एक नई भूमिका लिख के उस किताब को दोबारा छापेंगे। फिलहाल ये देखता हूँ कब क्या होगा, फिलहाल तो यही है। फिलहाल इस किताब के बाद अभी अगले साल 2025 तक कोई किताब मैं नहीं छापने के मूड में हूँ। जी। जिस कविता का आपने, जिस कविता को ये सौभाग्य है कि उसके लिए आपने एक आत्मकथा आपके लिए प्रेरणा बनी, वो कविता आप चाहते हैं मैं पढूं, तो हाँ मैं उसका बढ़िए। पाठ यहाँ पे कर रही हूँ। एक प्रतीक्षारत घर से मिलते हुए। यह भी विचित्र था कि जहां घर बचा था, वहां सपने छीज गए थे। जहां सपने मुकम्मल थे, वहां एक रिश्ती हुई छत थी। घर बुनने वाले बीत गए, ढहती दीवारें उम्मीद में खड़ी रहीं। एक दिन कैलेंडर के पन्ने बदलने वापस आएगा वही वांछित स्पर्श। लोग आगे बढ़ गए, वहां वक्त ही थम गया था। वह घर जिसे इत्तला नहीं किया गया, वही पल, वही पल तुम्हारे हिस्से में आखिरी लिखा गया है। उसने सालों साल सहेज रखी हैं झूठी प्लेट चम्मच, रसोई में टंगे सूप के पैकेट, सूखे हुए गमले, कभी पूजे गए ईश्वर की त्याज्य मूर्तियां, दीवारों पर लिखे कुछ अन्य अक्षर। ये लगा, ये मेरा डॉग वॉक रहा है। मैं अभी कविता पूरी पूरी पढ़ दीजिए, पूरी पढ़िए। आगे छू जाओ। झड़ते प्लास्टिक के बीच से उभरते हैं दृश्य, पूछती हैं किलकारियां। अभी ही तो एक व्याकुल स्त्री वहां अचानक रो पड़ी थी। एक जोड़ी अबोध आंखों में तिर आया था भय। अभी तो वह गई थी कहकर वापस आती हूँ जरा फिर। दरवाजे तब से उसकी प्रतीक्षा में हैं। स्मृतियों पर उकेर दी जाती हैं वर्तमान की इबारतें। दर्ज हो जाते हैं नए पदचाप। घर अपने सीने में छुपा रखता है अतीत की आहटें। वे वहां धड़कती रहती हैं, बाशिंदों के रूठ जाने से अनजान।
एक घर अपनी प्रतीक्षा में नष्ट होता रहता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जो बैकग्राउंड डिस्टरबेंस था। सर, आप अगर कुछ अपनी आत्मकथा से अंश पढ़ना चाहें तो उसके साथ ही हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। बहुत जी, सार्थक। मैं ये कहना चाहता हूँ पहले तो, आत्मकथा के अंश तो कितना वक्त कितना है हमारे पास? आवाज नहीं आ रही सोचा आपकी, था कि हम आवाज नहीं। 40 मिनट का कार्यक्रम करेंगे, और अगर कोई सवाल आ जाता है तो हम वो सवाल भी ले लेंगे साथ। नहीं, अभी कितना समय आपके पास बाकी है? अभी तो सर वैसे तो 2 मिनट ही है, पर हम 45 मिनट तक का कार्यक्रम तो कर ही सकते और हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पहले कि आपकी इस कविता ने उस घर को, चिमयाणु के उस घर को जीवंत कर दिया। और जीवंत इस घर के आंगन में हम घोघो रानी कितना पानी खेला करते थे, वो आपकी पुरानी कविता भी है। बिहार की एक का खेल था मुझे लगा, पर वो हिमाचल में भी खेला जाता है, तो कितनी हमारी संस्कृतियां मिलती जुलती हैं। हाँ, ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल। जानकारी थी। अभी अभी जो मेरी स्मृति में बिहार है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी बिहार का ही होगा, बहुतों ने बोला मुझे। तो उसको देखेगा तो वो खेलते थे, तो आपकी उस कविता की बहुत याद, वो है मेरे पास संग्रह। तो बहरहाल, एक तो वो था, तो मैं क्या पढ़ूं, तो अब समय तो आपके पास है नहीं, कुछ पढ़ा जाए। ये चलिए, ये दो तीन चार लाइनें पढ़ देता हूँ, ज्यादा नहीं। ये भूमिका में से ही है। रचना प्रक्रिया कागज कलम या कंप्यूटर हार्डवेयर के स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के कुठार में सुरक्षित हमारे स्मृति कक्ष में चलती है। कट गया। अच्छा, उनका कट गया, रश्मि जी का। अच्छा कर, अच्छा कट गया था। मैं दो तीन नहीं चार नहीं लाइनें सर, पढ़ देता हूँ कटा ज्यादा। नहीं है। मैंने सोचा आप अब उसका पाठ करेंगे ना, तो मैंने वो उसको मैं शांत करा रही थी अपने डॉग को। अच्छा अच्छा। रचना जी। प्रक्रिया कागज कलम या कंप्यूटर हार्डवेयर के स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के कुठार में सुरक्षित हमारे स्मृति कक्ष में चलती है, एक अनवरत यात्रा पर। उसे ना समय का लिहाज जाता है और ना अपनी फुर्सत का। आप खाना खा रहे हो या बाथरूम में निपट रहे हो या रात के किसी घने अंधकार में जब आपकी आंख अचानक खुलती है, तो स्मृतियों की लहरें जोरें मारने लगती है। अगर तत्काल उठकर आपने उन्हें दर्ज नहीं कर लिया तो बूझ लीजिए, फुर्सत मिलने या सुबह की रोशनी होने तक वे शब्द और संवाद आपका साथ छोड़ चुके होते हैं। मुझे भलीभांति मालूम था, और अब अधिक शिद्दत से मालूम है, कि प्रेमचंद की तरह मेरी जिंदगी कोई सपाट समतल मैदान नहीं है। उसमें इतने उबड़ खाबड़ हैं, उतराइयां और चढ़ाइयां हैं, अतल गहराइयां और असीम ऊंचाइयां हैं। बहते कल कल या मधुर झरने नहीं, सब कुछ बहा ले जाने को फुंकारते आते नदी नाले हैं। रिश्तों की इतनी तानाशाही है जो पग पग पर पकाती है और थकाती है। इसमें बेहिसाब और अनगिनत खराब होता है, अच्छा ही अच्छा और मनचाहा नहीं होता। जब इस कथा को लिखने बैठा तो पता चला, या उससे अधिक तकलीफ दे थी जितना स्मृतियों में यह सब जीवित लगता था। काफी है ना? बहुत सुंदर। क्योंकि जब मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जब आप इस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सच में कि एक प्रभाव भी है यहाँ भाषा का। बहुत कुछ कविता जैसा है, जो मुनीर न्याजी की भी पंक्तियां थी, या विक्रम मुसाफिर जी की कविता, इन सब का एक बहुत सुंदर यहाँ पे कोलाज है, जो राजकुमार राकेश जी के बचपन से लेकर उनके 50 साल की आयु तक के जीवन कई उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो ये प्रतिज्ञान की धरती या कथा जरूर पढ़ें, जो पुस्तक मेले में आने वाला है। और ये बहुत समृद्ध संवाद रहा। राजकुमार जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कविता की जो आपने कविता को मान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम आपके आत्मकथा की प्रतीक्षा में। मान तो जनरेट कविता ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। कविता ने मान जनरेट किया, और उसने एक एक बीज जो जमीन में पड़ा गड़ा पड़ा था उसको अंकुरित कर रहा था। बहुत कविता सब। धन्यवाद आपका। जी। बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सर। और मैं बहुत प्रतीक्षित हूँ, और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे दर्शक भी उतनी ही इस आत्मकथा की प्रतीक्षा करेंगे। आभार आपका इस जी संवाद के नमस्कार। लिए। नमस्कार। नमस्ते।